इसका क्या लिखना होगा, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए में लिखूंगा यहाँ पे, तो वो किसके बराबर आएगा, माइनस वो आपको पता ही है ए नॉट फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ए नॉट, तो डिवाइड बाई टी माइनस 0 इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऐसे बन जाएगा माइनस ए नॉट प्लस 3x प्लस ए नॉट डिवाइड बाई शाबाश टी, तो माइनस ये क्या क्या आ गया 3x डिवाइड बाई टी। तो जब यहाँ पे 3x डिवाइड बाई टी आ गया तो प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा 2x डिवाइड बाई टी। ये तो अब साफ बात। जब अब आपको खुद समझ आ गया, जब माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी क्या आ गया 3x डिवाइड बाई टी, तो डेल्टा बी डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा 2x डिवाइड बाई टी। तो ये है। अब सवाल है यहाँ पे, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, जब भी हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा जो जिस तरह हमने अभी देखा था ए गिव्स बी, वहां पे जो माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ गया था प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी, वो किसके बराबर आ गया था एक्स बाई टी। तो इस वाले केस में भी हमारा यही आना चाहिए, तो आपको पता है। तो आप पहले केस में आपको क्या आ गया शाबाश माइनस डेल्टा ए इक्वल टू डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ गया 3x बाई टी। तो दूसरे केस में क्या आ गया, ये दो है अब हमारे पास, हमें इस फॉर्म में लाना है, क्योंकि हमें इनको क्या बनाना है इक्वल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है बैलेंस करना पड़ता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप मुझे बताओ, इस फॉर्म को इस वाले पोर्शन को इसके बराबर लाने के लिए, दैट मीन्स अगर आप चाहते हो माइनस डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी ये किसके बराबर आना चाहिए एक्स बाई टी के बराबर, तो आप क्या करोगे, तो आप इस यहाँ पे इस 3 को कैंसिल आउट करना चाहोगे, यहाँ पे इस 2 को कैंसिल आउट करना चाहोगे, तब जाके क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे 3 से और राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे किससे 3 से। सेम इज द केस, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे 2 से और राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करेंगे 2 से, तब जाके क्या बन जाएगा, सपोज यहाँ पे क्या बन जाएगा -1/3 डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स बाई टी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा +1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा शाबाश एक्स बाई टी, क्योंकि अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 कैंसल, अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 कैंसल, तो यहाँ पे भी मैंने डिवाइड किया 3, यहाँ पे भी मैंने डिवाइड किया, तो इस फॉर्म में आ गए और ये इस फॉर्म में आ गए। तो ये है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे -1/3 डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी किसके बराबर आ गया एक्स बाई टी के बराबर, और यहाँ पे क्या आ गया +1/2 डेल्टा। तो हम ये कह सकते हैं क्या शाबाश -1/3 डेल्टा ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू +1/2 डेल्टा बी डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू एक्स बाई टी। तो ये जो एक्स बाई टी होता है यही एक्चुअली क्या होता है, इसी को हम क्या फिर आगे जाके बोलते हैं शाबाश रेट ऑफ रिएक्शन, यही रेट ऑफ। तो यहाँ से आपको पता चला एक्स बाई टी फॉर द रिएक्शन इन विच द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर डिफरेंट, और यहाँ पे भी आपको पता चला द एक्स बाई टी फॉर दिस रिएक्शन इन विच द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आर सेम, तो वो किसके बराबर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी किसके बराबर आ गया। तो यहाँ से पता चला कि जब भी हमें किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है एक्स बाई टी जब भी हमें लिखना होता है, इसी को फिर हम लास्ट में क्या लिखते हैं, तो हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखते हैं, तो हम डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं। वो तो फिर हम पढ़ते हैं किसमें, जो मैंने आपको बताया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो उसी के रहते। तो यही डी एक्स बाई डी टी क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस डी एक्स बाई डी टी या एक्स बाई टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की। तो अब सीधे से हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, जब भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन की लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके रिएक्टेंट्स और उसके प्रोडक्ट्स की जो रेट होती है उसको डिवाइड करते हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन ROR किसके बराबर होता है? शाबाश, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R हो गया रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू, शाबाश, किसके बराबर होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये अब आपको यहाँ पे याद रखना है। ये है फार्मूला किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है। दैट मींस हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। मगर जब भी हमें किसी चीज़ की रेट लिखनी होती है, किसी इंडिविजुअल रिएक्टेंट की रेट लिखनी होती है, तब जाके हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला खाली वैलिड है किनके लिए? शाबाश, फॉर होमोजीनस सिस्टम। और आपको पता ही है होमोजीनस सिस्टम किसको हम कहते हैं? होमोजीनस सिस्टम हम उसको कहते हैं जिसमें क्या होता है? ओनली वन फेज, और जिसमें क्या होगा? मोर देन वन फेज, उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, हेटेरोजीनस सिस्टम है, हेटेरोजीनस सिस्टम। और ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए कैसे लिख सकते हैं, वो खाली किसके लिए? शाबाश, फॉर होमोजीनस सिस्टम। बट फॉर हेटेरोजीनस सिस्टम दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट वैलिड, क्योंकि वहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में हमें वहाँ पे निकालना पड़ता है, वो हम अलग से बात करेंगे इसके लिए। तो ये खाली किसके लिए ये फॉर्मूला? शाबाश, फॉर होमोजीनस सिस्टम के लिए आपको ये याद रखना है। अब सवाल है यहाँ पे, अब अगर आपको यहाँ पे समझना हो कि व्हाट इज दिस फेज क्या होता है, अगर आपके पास सपोज मैं आपको समझाने के लिए ये फेज क्या होता है, सपोज आपके पास एक रिएक्शन मिक्सचर है, तो उस रिएक्शन मिक्सचर को आप मैकेनिकली न कि केमिकली, मैकेनिकली कितने पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हो? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स you can separate it, अगर आपने उसको खाली एक ही पार्ट में सेपरेट किया, दैट मीन एक ही चीज कंसिडर किया, तो हो गया क्या? शाबाश, वन फेज, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल फेज। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा, यहाँ पे मैकेनिकली भी समझना, और मैंने बताया केमिकली नहीं करना है। सपोज मैंने वाटर और पानी मिलाया, वाटर और ऑयल मैंने मिलाया, तो आप देख सकते हो वाटर भी लिक्विड है, क्योंकि फेज और स्टेट में बहुत डिफरेंस है, ये समझ लो। यहाँ पे ये भी लिक्विड है, दैट मीन्स दोनों की स्टेट क्या है? यहाँ पे सेम है, स्टेट सेम है। मैंने इन दोनों को मिलाया, इन्होंने क्या बनाया? मिक्सचर। इस रिएक्शन मिक्सचर को अब आप कितने पार्ट्स में मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो? आपको पता है, आप सीधे कुछ देर के लिए आप रखोगे इस मिक्सचर को, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? फिर उसको अलग अलग कर सकते हो आप मैकेनिकली। तो इस रिएक्शन मिक्सचर के लिए कितने फेजेस पॉसिबल है? 2 फेज, क्योंकि आपने इसको कितने पार्ट्स में सेपरेट किया? 2 पार्ट्स। अब आप क्या करोगे? वाटर प्लस अल्कोहल, तो वाटर प्लस अल्कोहल जब आप मिलाते हो, क्या फिर आप मैकेनिकली इन दोनों को अलग कर सकते हो? नहीं, इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो दैट मीन्स इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल फेज, क्योंकि इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट नहीं किया। तो आप लिख सकते हो कि फेज क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया
होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली वन फेज। और अक्सर जो गैसियस मिक्सचर्स होते हैं, गैसियस रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, होमोजीनस होता है। और जो सॉलिड रिएक्शन मिक्सचर होता है वो क्या होता है, वो हेटेरोजीनस होता है। ये याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा, गैसियस मिक्सचर रिएक्शन मिक्सचर इज ऑलवेज होमोजीनस और सॉलिड रिएक्शन मिक्सचर इज हेटेरोजीनस। ये आपको याद रखना है, ये होमोजीनस है, ये हेटेरोजीनस है। अब सवाल है, जो लिक्विड मिक्सचर होता है, लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर, लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर हमेशा क्या, उसमें क्या भी हो सकता है, ये होमोजीनस भी हो सकता है, जिस तरह आपने भी देखा, हेटेरोजीनस भी हो सकता है। सपोज वाटर और ऑयल, शाबाश, ये हेटेरोजीनस है क्योंकि यहाँ पे आप इसको क्या दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें दो फेजेस आ गए, क्योंकि मैंने बताया होमोजीनस क्या होता है, ओनली वन फेज, हेटेरोजीनस में क्या होता है, मोर देन वन फेज, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, शाबाश, ये जो है ये हेटेरोजीनस सिस्टम है और ये क्या है, शाबाश, होमोजीनस सिस्टम है। तो यहाँ पे अब आपको याद रखना है, तो आप लिख सकते हो फेज क्या होता है, नंबर ऑफ क्या मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर इज नोन एज फेज। शाबाश, मैं यहाँ पे लिखूंगा फेज क्या होता है, शाबाश, फेज क्या होता है, नंबर ऑफ मैकेनिकली शाबाश separable parts of a reaction mixture